सर मैसेज डिस्प्ले हो गया होगा, मीटिंग यूट्यूब से लाइव होगा। जी अनीता मैम स्टार्ट कर लीजिए। हाँ, मैं एक बार लाइव स्टार्ट कर देती हूँ। लाइव स्टार्ट कर। Good morning, sir. Am I audible, ma'am? yes madam, you are audible. Okay, fine, sir. We can start now, I think. माँ सरस्वती को नमन करते हुए हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे साथ प्रोफेसर राजीव चौधरी सर जुड़े हुए हैं, जो काफी एक्सपर्टाइज जिन्होंने लिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले सर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस आभासी मंच पर। और क्योंकि हम लोग ये ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं चाहूंगी सर आपका हम अपने सभी जितने भी हमारे सहभागी हैं उनसे परिचय करा दें। तो सर सबसे पहले सर आपको इतनी सारी अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत हम लोग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जैसा विद्वत हमारे बीच आज यहाँ विराजमान है, ये हमारे लिए एक बहुत गौरवान्वित करने वाला सर क्षण है। सर को बेस्ट टीचर एजुकेटर अवार्ड 2019 NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से मिला हुआ है, जो भारत सरकार का उपक्रम है। प्रेजेंट में सर प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में। सर डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं, डीन फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैं, हेड स्कूल ऑफ स्टडीज इन लॉ हैं, जॉइंट प्रॉक्टर एंड मीडिया इंचार्ज भी हैं। इसके अलावा सर के पास एडजंक्ट फैकल्टी प्रोग्राम्स, जिनमें एडजंक्ट फैकल्टी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि एक नेशनल इम्पोर्टेंस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गांधीनगर गुजरात में। विजिटिंग प्रोफेसर हैं सर पोलैंड यूनिवर्सिटी में, और जर्मनी में विजिटिंग प्रोफेसर हैं ट्रियर यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंसेज में। सर का जो एक्सपीरियंस है उसमें सर फॉर्मर डीन रह चुके हैं फिजिकल एजुकेशन के, फॉर्मर हेड स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फॉर्मर former lecturer LNUPE Gwalior MP India, and former principal SSPC PE Sardar Patel University BB Nagar Gujarat India, former assistant professor sir BHU में भी सर कर चुके हैं, और सर फॉर्मर एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और टीपी कमांडर भी रह चुके हैं 3UP आर्म्स स्क्वाड्रन एनसीसी BHU इंडिया। सर की जो अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सर एक बहुत लंबी लिस्ट है आपके, जो आपने अपने शैक्षणिक क्षेत्र में क्वालिफिकेशंस प्राप्त की हैं। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एमफिल, पीएचडी, पीजी डीवाईएम, पीजी डिप्लोमा इन योगा मेडिटेशन, पीजी डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी एंड पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड फिजियोथेरेपी। तो सर ने इसमें कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है। सर ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा है जूडो में, और CIS एंड UGC नेट क्वालिफाइड हैं। सर ने फेलोशिप्स में ZRF जो मिली है वो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और SRF UGC से प्राप्त की है। सर के अवार्ड्स में सर ने रिसीव्ड एक्कोलेड ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन श्रीलंका से, देन प्रोफेसर ऑफ ईयर कंसेक्यूटिवली 2 इयर्स के लिए सर 2014, 15 और 15-16 में प्रोफेसर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर को फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी PEFI से प्राप्त हुआ है। सर को फेलोशिप IMS BHU से भी ऑनर मिला हुआ है। सर की अगर रिसर्च की बात करें तो सर यहाँ पर भी आपने बहुत बड़ा एक व्रत, आज तो सर वैसे भी वट सावित्री का व्रत है, तो आपका जो ये रिसर्च का वट वृक्ष है सचमुच बहुत विशाल है।
रिसर्च पेपर्स की यदि बात करें तो सर के स्कॉपस वेब ऑफ साइंस और वेब पबमेड में जो पेपर्स पब्लिश हुए हैं लगभग 111 रिसर्च पेपर्स हैं। सर अब तक 21 रिसर्च स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं और 4 रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं जो यूजीसी, सीजी कॉस्ट और एम्स के हैं। बुक्स की यदि बात करें तो सर के हाथों से 17 पुस्तकें अब तक संकलित की जा चुकी हैं, लिखी जा चुकी हैं। 30 से ज्यादा चैप्टर सर के बुक्स में आए हैं और कई कंट्रीज सर ने विजिट की हैं जिनमें श्रीलंका, सिंगापुर, पोलैंड और जर्मनी प्रमुख हैं। जो लेक्चर्स डिलीवर्ड की बात करें तो सर हमारा शायद 801वां लेक्चर हो जाएगा आज। सर ने यूजीसी एचआरडीसी में 800 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 50 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 100 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं। यदि हम ऑनलाइन लेक्चर्स की बात करें तो 800 से ज्यादा सर ऑनलाइन लेक्चर्स दे चुके हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की यदि हम बात करें तो सर को ब्रॉन्ज मेडल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में मिला। वो कैप्टन के रूप में रहे अपनी यूनिवर्सिटी के जूडो, कबड्डी और रेसलिंग 3 स्पोर्ट्स में और इंडिया को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंटरवर्सिटी सेवरल टाइम्स इन 4 डिफरेंट गेम्स लाइक जूडो, रेसलिंग, कबड्डी एंड वेट लिफ्टिंग। तो सर हाँ, हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और उत्सुक हैं आपके इस एक्सपर्टाइज को कैसे हम पहुंचाएं और आप जैसे विद्वत को हम सुन सकें, आपकी मुखर वाणी, मुखर वक्तव्य को हम सुन सकें, तो हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। सर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर रीता गोस्वामी, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। शुरू करूं? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, प्रत्येक इकाई जो इस आयोजन से जुड़ी है, सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया एक व्याख्यान का। स्पेशल थैंक्स टू मैडम गीता फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। एंड मैडम गीता डायरेक्टेड मी टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। मैडम गीता ने मुझे निर्देशित किया है कि दोनों भाषाओं का उपयोग करूं, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। तो इस कहानी की पूरी चर्चा हम करेंगे दोनों भाषाओं में। उससे पहले, क्योंकि रिसर्च के, शोध के, अनुसंधान के क्षेत्र की बात करने वाले हैं कि हाउ टू राइट ए क्वालिटी रिसर्च पेपर, एक उच्च गुणवत्ता वाला शोध पत्र हम कैसे लिखें, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उन सभी कौशलों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हमें अपनाना चाहिए एक अच्छा शोध पत्र लिखने के लिए, एक उच्च गुणवत्ता वाला शोध पत्र लिखने के लिए। सबसे पहले मैं कथन जो प्रगाढ़ विद्वान द्वारा दिया गया है, जो कि रिसर्च और अनुसंधान की महिमा के बारे में बताता है, उसको मैं आप सबके सामने साथ साझा करना चाहूंगा। Anything without research is like shooting an arrow into the air, then looking for the target to catch it with. किसी भी क्षेत्र में बिना अनुसंधान के किया गया कार्य उस प्रकार है कि पहले तीर कमान से तीर छोड़ दिया जाए और उसके बाद हम लक्ष्य को ढूंढे कि तीर को भेजना कहाँ है। यह कथन बहुत कुछ बताता है अनुसंधान या शोध की महिमा के बारे में। तो कहानी को शुरू करते हैं कि हाउ टू राइट ए क्वालिटी रिसर्च पेपर। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। मैडम, इज इट विजिबल ऑन द फुल स्क्रीन? यस सर। हम बात कर रहे हैं हाउ टू राइट ए क्वालिटी रिसर्च पेपर, एक उच्च गुणवत्ता वाला शोध पत्र हम कैसे लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखें। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस। मैं अपनी बात आप तक ठीक प्रकार से पहुंचा पाऊं, उसके लिए इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम एक इंट्रोडक्शन की, एक परिचय की, एक भूमिका बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आगे ठीक प्रकार से हम बढ़ पाए। दूसरे भाग में हम बात करेंगे इफेक्ट साइज की, कि हमें एक उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र में इफेक्ट साइज को सम्मिलित करना चाहिए। जस्टिफाई करेंगे कि क्यों करना चाहिए
और इफेक्ट साइज का कंसेप्ट है क्या, यह अवधारणा है क्या। तीसरे भाग में बात करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा रिसर्च पेपर, मेरा शोध पत्र दैट शुड बी फुल ऑफ क्वालिटी, लेकिन उस गुणवत्ता का निर्धारण तो कॉन्फिडेंस इंटरवल करेगा। कैसे करेगा, इस अवधारणा की बात भी करेंगे। इन द फोर्थ पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हम आंकड़ों के विश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हैं। हमें किस प्रकार की सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, विस्तार से चर्चा करेंगे। पांचवें भाग में बात करेंगे रिसर्च एथिक्स की। छठे भाग में बात करेंगे डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है किसी भी शोध पत्र का कि डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स हम किस प्रकार की लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखें। सातवें भाग में बात करेंगे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। हम किसी ना किसी शोध अभिकल्प को अपनाकर अपना शोध कार्य आयोजित करते हैं, अनुसंधान कार्य आयोजित करते हैं, तो किस प्रकार का रिसर्च डिजाइन और उस रिसर्च डिजाइन में, उस शोध अभिकल्प में किस सांख्यिकीय तकनीक का हमें उपयोग करना चाहिए, उस मेल की बात भी करेंगे। We will discuss about the association between the research design and the different statistical tools. आठवें भाग में लैंग्वेज की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे। Majority of our research papers are rejected on the basis of improper language. जो एक अपेक्षित भाषा की अपेक्षा की जाती है एक उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र में, हम कहीं ना कहीं उसमें कमजोर हैं। तो लैंग्वेज हमारी कैसी होनी चाहिए, भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। और नौवें भाग में बात करेंगे यूज ऑफ ग्रामरली ऐप। यदि भाषा हम सबकी लगभग एक जैसी है, उस भाषा में सुधार के लिए हम ग्रामरली ऐप का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और 10वें भाग में बात करेंगे उन सब कारकों की जिनके आधार पर हमारे शोध पत्र निरस्त किए जाते हैं। We will discuss in detail about the common factors for rejecting a manuscript. और सेकंड लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे यूज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर। और अंतिम भाग में हम बात करेंगे सोर्सेस। टू राइट ए रिसर्च पेपर वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस। हम शोध पत्र लिखते वक्त या शोध पत्र लिखने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। किस किस प्रकार के स्रोतों का हम उपयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट लिमिट टू लिमिटेड रिसोर्सेस। हमें केवल एक सीमित स्रोतों पर आधारित अपने शोध कार्य को नहीं करना चाहिए। ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज शुड बी इंक्लूडेड। तो वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो इन 12 विभिन्न भागों में पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, इंट्रोडक्शन ऑफ ए रिसर्च पेपर। इस किसी भी शोध पत्र का, किसी भी उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र के परिचय के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। वी राइट इंट्रोडक्शन, हम परिचय लिखते हैं, एक शोध पत्र का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो देयर शुड बी जस्टिफिकेशन इन द रिसर्च पेपर। वी हैव टू जस्टिफाई इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च पेपर। वी विल डिस्कस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक साधारण से जटिलता की तरफ बढ़ेंगे। शुरू में, आरंभ में एक सामान्य एक बिंदुओं की बात हम कर रहे हैं। तो पहले भाग से हमने शुरू किया है इंट्रोडक्शन की। तो वी हैव टू जस्टिफाई व्हाई आई हैव टेकन दिस रिसर्च स्टडी, व्हाई द रिसर्च स्कॉलर हैज टेकन दिस स्टडी। वी हैव टू जस्टिफाई। लेकिन उस जस्टिफिकेशन के बाद ध्यान रहे, देयर शुड बी मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जिस समस्या पर आधारित हमने अपने शोध को आयोजित किया है और उस शोध कार्य के आधार पर हमने अपने शोध पत्र को, एक शोध पत्र का उसको रूप दिया है, उस शोध पत्र में आपकी समस्या की पूरी झलक दिखाई दे। देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। डिफरेंट रेप्यूटेड रिसर्च जर्नल्स, बड़े बड़े जो प्रगाढ़ एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका है, उनका अपना टेम्पलेट है। वी हैव टू फॉलो दैट। लेकिन ध्यान रहे, उस समस्या की झलक इस इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए, एक परिचय में आना चाहिए। वी शुड टेक केयर अबाउट द लैंग्वेज। आई हैव said earlier also, पहले भी बता चुका हूं, most of our papers are rejected on the basis of improper language. हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए। किस प्रकार की भाषा होगी उसकी हम एक सेपरेट भाग में, एक अलग से एक पृथक भाग में उसकी चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार की भाषा का उपयोग करें। और
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, हम बहुत ही प्रभावशाली इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि वी राइट एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन बट दैट इज नॉट जस्टिफाइड बाय द सपोर्टेड एविडेंसेस. आवर इंट्रोडक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय द justified evidences and variety of sources should be included. और एक पृथक से एक अलग इस प्रस्तुतिकरण के भाग में चर्चा करेंगे कि what type of sources should be included not only in introduction but in discussion part also, in various other parts also. तो कुल मिलाकर संक्षिप्त में हम यही कहेंगे कि पूरी तरह से जस्टिफाइड हो कि यह अध्ययन क्यों आयोजित किया गया है, इस समस्या पर यह शोध कार्य क्यों आयोजित किया गया है, और पूरी झलक समस्या की दिखाई दे. एक भाषा ठीक हो, लेकिन सपोर्ट होना चाहिए. जो आपने लिखा है दैट शुड बी सपोर्टेड बाय और जस्टिफाइड बाय द एविडेंसेस इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ सोर्सेस. तो एक सामान्य हमने बात की है कि इंट्रोडक्शन किस प्रकार का हो. अब थोड़ा सा एक टेक्निकल बात करते हैं. दूसरे भाग में हम बात करेंगे इफेक्ट साइज की. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी कंडक्ट 2 टाइप्स ऑफ रिसर्चेस. हम 2 प्रकार के अनुसंधान आयोजित करते हैं आमतौर पर, क्वालिटेटिव रिसर्चेस एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस. हम मात्रात्मक अनुसंधान कार्य भी करते हैं, गुणात्मक अनुसंधान भी आयोजित करते हैं. यदि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान आयोजित करके अपना शोध पत्र लिख रहे हैं, अनुसंधान कार्य आयोजित कर रहे हैं, उसमें अनिवार्य रूप से हमें इफेक्ट साइज का सम्मिलन करना चाहिए. वी शुड इंक्लूड दिस इफेक्ट साइज. अब प्रश्न उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्ट साइज. अब प्रश्न उठा कि इफेक्ट साइज क्या है, कि इफेक्ट साइज, उसके लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण के साथ एक उसको जानने का प्रयास करते हैं. लेट अस फॉर्मुलेट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल टाइटल. एक काल्पनिक एक उदाहरण हम एक को आधार मानकर इसको इफेक्ट साइज को समझने का प्रयास करते हैं. मान लीजिए कोई अनुसंधानकर्ता एक शोध कार्य आयोजित करना चाह रहा है, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. एक्स नाम की दवाई का वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव. हम सब जानते हैं कि जिसका प्रभाव हम देखते हैं दैट इज नोन एज ए ट्रीटमेंट, दैट इज नोन एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इस काल्पनिक उदाहरण में इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज, इसमें ड्रग एक्स नाम की दवाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है. इन्वेस्टिगेटर्स इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव ज्ञात करना है कि एक्स नाम की दवाई लेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. उसके लिए हमने एक एप्रोप्रिएट टेक्निक का, एक एप्रोप्रिएट किसी डिजाइन का चयन किया. और मान लीजिए हमने रैंडम ग्रुप डिजाइन का चयन किया, और जिस सांख्यिकीय तकनीक का हमने उपयोग किया वो है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, मान लीजिए. और उसका फाइनल हम कंक्लूड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफ रेशियो ऑफ दिस एनकोवा. और मान लीजिए ये वैल्यू आई सिग्निफिकेंट, तो हम कहते हैं यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. सपोज दिस वैल्यू इज 10 एंड दिस इट इज फाउंड सिग्निफिकेंट, और ये सिग्निफिकेंट है, तो हमने कहा कि वाई नाम की बीमारी पर एक्स नाम की दवाई का प्रभाव पड़ा. अगर यह 10 की जगह 20 डिजिट आई तो भी हम कहेंगे प्रभाव पड़ा. यह 100 आई तो भी कहेंगे प्रभाव पड़ा. यह वैल्यू 1000 आई तो भी कहेंगे प्रभाव पड़ा. तो यहां पर सोचने की बात है कि जो एफ वैल्यू है 10 आई, 20 आई, 100 आई, यानी हम सब में एक प्रकार का निष्कर्ष निकाल रहे हैं. तो इन दैट केस कि टू डिफरेंशिएट दिस, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इफेक्ट साइज का सम्मिलन करना चाहिए. एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय द ईटा स्क्वायर्ड वैल्यू. तो इस मान लीजिए इफेक्ट साइज आया, मान लीजिए एक काल्पनिक उदाहरण में, अभी हमारे काल्पनिक टाइटल था इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज, और ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया एनकोवा के माध्यम से, और इफेक्ट साइज आया मान लीजिए 0.02. It means 2% change in Y disease is explained or cured by X. अगर ये मान लीजिए आया 0.03, it means 3% change in Y depends on X. तो by the help of effect size we decide this
कि दिस परसेंट चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि डिपेंडेंट वेरिएबल में आश्रित चर में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया स्वतंत्र चर के आधार पर। एंड दिस इफेक्ट साइज इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, यह इफेक्ट साइज का कंसेप्ट केवल प्रायोगिक अनुसंधान तक ही सीमित नहीं है। वी शुड इंक्लूड इन सर्वे स्टडीज ऑल्सो, सर्वेक्षण अध्ययनों में भी हमें सम्मिलित करना चाहिए। तो अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूं, यदि कोई भी शोधार्थी मात्रात्मक अनुसंधान करना चाहता है तो अनिवार्य रूप से इफेक्ट साइज का उसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए। एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाई वी शुड इंक्लूड, कि इफ वी वांट टू डिस्क्राइब the percent change in dependent variable on the basis of independent variable, in that case that is explained by the effect size. अगली बात करते हैं, अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की। बात कर चुके हैं हम कि दो प्रकार के अनुसंधान आयोजित करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। जिस प्रकार से चर्चा हो चुकी है इफेक्ट साइज के संदर्भ में, यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो अनिवार्य रूप से हमें इफेक्ट साइज को सम्मिलित करना चाहिए, अपने शोध पत्र में उसका सम्मिलन होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान करते हैं तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी हम चर्चा करें, कॉन्फिडेंस इंटरवल को भी हम दर्शाएं अपने शोध पत्र में। तो अब कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल, की कॉन्फिडेंस इंटरवल का कंसेप्ट क्या है, इसका अर्थ क्या है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट दैट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट्स, और अच्छी भाषा में और साधारण भाषा में और सिंपल भाषा में। मैं यदि आपसे पूछता हूं, मान लीजिए मैं आपसे पूछा, मैडम गीता से मैंने पूछा कि मैडम एक वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, एक जो एक मौसम की भविष्यवाणी करता है, वो अनुसंधान पर आधारित ही भविष्यवाणी करता है। अनुसंधान करते हैं कि दे प्रिडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन। अननोन क्या है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, नोन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो इन प्रिडिक्शन स्टडीज वी प्रिडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन, एंड दीज प्रिडिक्शन स्टडीज comes under the category of quantitative researches, especially सर्वे स्टडीज। तो एक मौसम विभाग ने अनुसंधान किया और उसने कल आपको बताया एक अनुसंधान का परिणाम कि कल का टेम्परेचर 5 से 50 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मैं पूछूं मैडम से कि मैडम आप सर्दियों के कपड़े निकाल कर रखेंगे कल या गर्मियों के कपड़े, तो इट्स द रिजल्ट्स आर यूजलेस फॉर अस, कि कल का टेम्परेचर रहेगा 5 से 50 डिग्री के बीच में। इज देयर एनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फाइंडिंग्स, इस प्रकार की खोजों की कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है? आंसर इज नो। तो यदि यही मौसम विभाग कल की भविष्यवाणी करे कि कल का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री के बीच रहेगा, तो हम नाउ वी आर श्योर कि कल सर्दी पड़ने वाली है और हम सर्दी के कपड़ों के लिए तैयार रहेंगे। तो एक का कॉन्फिडेंस, यानी कि जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा उतना ही अध्ययन गुणवत्तापूर्ण होगा। तो सामान्य भाषा में हम यह कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखिए सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है, वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। on the basis of the confidence interval, this confidence interval this decide the quality of the results. यह कॉन्फिडेंस इंटरवल परिणामों की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। इफ वी कंडक्ट स्टडी, मान लीजिए उसी अनुसंधान कार्य को मैडम अनीता करती हैं, मैडम गीता करती हैं, मैं करता हूं, तीसरा करता है, चौथा करता है, पांचवा करता है, क्या सबका टाइटल वही है, शोध कार्य वही है, तो क्या सभी समान गुणवत्तापूर्ण हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। एंड द क्वालिटी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो दो बातें हमने की कि यदि हम मात्रात्मक अनुसंधान आयोजित करते हैं तो वी शुड इंक्लूड इफेक्ट साइज एज वेल एज वी शुड इंक्लूड कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि दैट शुड बी इंक्लूडेड इन साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। व्हाई वी शुड इंक्लूड, चर्चा कर चुके हैं कि इसके द्वारा हम गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। टॉप इंडेक्स्ड पेपर्स में, टॉप डेटाबेसेस में, स्कोपस इंडेक्स्ड, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड,
पबमेड इंडेक्स्ड। यदि आप जितने भी शोध पत्र देखेंगे एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में जो कि स्कोपस में इंडेक्स्ड है, वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है, पबमेड में इंडेक्स्ड है, आप देखेंगे लगभग अधिकतर अनुसंधानों में शोध कार्यों में इफेक्ट साइज की चर्चा भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस इंटरवल की भी चर्चा। तो यदि हम गुणवत्तापूर्ण एक शोध पत्र, उच्च गुणवत्ता के शोध पत्र लिखना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से इफेक्ट साइज और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को सम्मिलित करें। क्यों? चर्चा हो चुकी है कि वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ आवर रिजल्ट्स, कि हमारा रिजल्ट से हमारे परिणामों की कितनी गुणवत्ता है, इसका निर्धारण होगा। अब बात करते हैं यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, we identify the problem, we formulate the hypothesis, we select the design, we collect the data, and after the collection of the data, after collecting data, we use any statistical tool, any suitable statistical tool to analyze data. आंकड़ों के एकत्रीकरण के बाद हम किसी ना किसी सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करते हैं आंकड़ों के विश्लेषण के लिए। तो किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करें और कितना करें, इसके लिए ध्यान दें। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, प्रगाढ़ विदुषियों ने दर्शाया है कि टू मच यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी अवॉइडेड। हमारे शोध पत्रों का, चाहे स्कोपस इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस या पबमेड इंडेक्स जर्नल्स की हम बात करें, जिन कारणों, जिन कारकों के आधार पर हमारे शोध पत्र निरस्त किए जाते हैं, उनमें से एक सबसे मुख्य कारण है कि वी यूज टू मच स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए चाहे टी टेस्ट की बात करें, एनोवा की बात करें, एनकोवा की बात करें, कोरिलेशन की बात करें, दुनिया भर की सांख्यिकी तकनीक की बात करें, वी एनालाइज एंड आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा वी इंक्लूड द फुल टेबल, वी इंक्लूड द होल आउटपुट गिवन बाय द सॉफ्टवेयर। चाहे एसपीएसएस की बात करें, चाहे मिनीटैब की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें, जो आउटपुट दिया पूरे को हमने रिसर्च पेपर में रख दिया। बट वी कंक्लूड, वी टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल वैल्यू। उस टेबल की उस सिंगल वैल्यू से हम अपना डिसीजन लेते हैं, तो उसकी जो उस सिंगल वैल्यू के अतिरिक्त जितनी भी डिजिट्स हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, दीज आर यूजलेस फॉर अस, दीज आर यूजलेस फॉर एनी रीडर। तो आप बहुत अच्छी प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में देखेंगे कि ओनली, फॉर एग्जांपल, ओनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट और ओनली एफ वैल्यू, ओनली टी वैल्यू इज इंक्लूडेड। उस पूरे टेबल को देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ चलन है कि वी इंक्लूड द होल टेबल, जो कि ठीक नहीं है। तो हमें बहुत अधिक उसमें, अब किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करें? वी हैव टू यूज ए सुटेबल टेक्निक्स। उसके लिए थोड़ा सा हमें सांख्यिकीय एक टेक्निक के बारे में थोड़ी सी एक जानना होगा, विभिन्न प्रकार के वर्गों की, विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी तकनीक की। एंड दीज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी एनालाइज डेटा। वो सांख्यिकीय तकनीक जिनके आधार पर हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, दीज आर नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इनको हिंदी में हम कहेंगे अनुमानिक सांख्यिकी। These are used, these are applied to draw inferences. अनुमान लगाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। Ladies and gentlemen, there are a long list of the limitations of statistics. सांख्यिकी की सीमाएं हैं, और जिनमें से सबसे मुख्य सीमा है, मुख्य लिमिटेशन है, the main limitation is statistical laws are not exact. एक सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि statistical laws are not exact. This is the limitation of statistics. These are based on probabilities. जो सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद जो हमें परिणाम मिला, जो रिजल्ट मिला, that is a probable answer. और जो दूसरा है इसका मेन लिमिटेशन वो है statistics is liable to be misused. वो intentionally भी हो सकता है, unintentionally भी हो सकता है। And all inferential statistics, all statistical techniques are divided into two categories. One is parametric and another is non-parametric, and we directly apply parametric. But there are some assumptions, and these assumptions should be fulfilled before applying the technique, which comes under the category of parametric technique. जो पहली श्रेणी है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, इस श्रेणी की टेक्निक्स को लगाने से पहले कुछ मान्यताओं की पूर्ति होना जरूरी है। यदि मान्यताओं की पूर्ति होती है तो then we can generalize the results, otherwise we cannot apply.
and the common assumptions are two. First one is the data should be normally distributed. So before applying any statistical tool, we should test the normality of data. यदि normality है तो parametric लगाइए, non normal है तो we have to apply parallel non parametric technique. लेकिन हम विदाउट, हम एक कमी हम कई बार गलती करते हैं, विदाउट टेस्टिंग assumptions की टेस्टिंग के बिना ही डायरेक्टली वी अप्लाई द टेक्निक दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. वी शुड टेक केयर अबाउट दैट आल्सो. सेकंड assumption is at least interval or ratio scale is required. अभी इन दोनों स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की विस्तार से चर्चा करेंगे. जबकि दूसरी तरफ इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, these techniques can be applied in any distribution. These are applied in the normal distribution as well as in non-normal distribution and in any scale of measurement. And ladies and gentlemen, there are 4 scales of measurement. पहला है nominal scale है, दूसरा ordinal scale है, तीसरा interval scale है, चौथा ratio scale है. किसी भी वेरिएबल को लेकर, किसी भी चर को लेकर आप आंकड़ों के एकत्रीकरण करेंगे, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा, इन चारों में से कोई एक होगा. नॉमिनल हो सकता है, ऑर्डिनल या इंटरवल या रेशो. लेकिन हम पैरामेट्रिक तो इन चार में से केवल इंटरवल और रेशो स्केल में लगा सकते हैं. वी कैन नॉट अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इन केस ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल. वी शुड टेक केयर अबाउट दैट. तो थोड़ा सा इन चारों स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी एक संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं. तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स की हम बात करें, तो क्योंकि हमें अपना एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण, हमारा एक चर्चा का एक मुख्य आधार है, जो कि हम एक अच्छा, एक उच्च गुणवत्ता का शोध पत्र लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है. तो थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में भी बात कर लें कि किन किन की कैसे हमें उसको मैनेज करना है. तो डिफरेंट ऑथर्स क्लासिफाइड वेरिएबल्स इन डिफरेंट वेज. अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लेखकों ने इस वेरिएबल्स को अलग अलग रूपों में एक क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया है. लेकिन सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन 2 मुख्य क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉजल मॉडल. कॉजल मॉडल के आधार पर यदि हम वेरिएबल्स को विभाजित करें, तो वी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आज का हमने एक काल्पनिक उदाहरण एक फॉर्मुलेट किया था, एक काल्पनिक एक टाइटल, एक शीर्षक का निर्माण किया था. वो था इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज. एक्स नाम की दवाई का वाई नाम की बीमारी पर प्रभाव ज्ञात करना चाह रहा है अनुसंधान करता शोधार्थी. इस काल्पनिक उदाहरण में दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ड्रग एक्स, जिसका प्रभाव हम ज्ञात करते हैं या ज्ञात करना चाहते हैं. सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर. इस काल्पनिक उदाहरण में Y disease is known as dependent variable. Here the investigator's interest is to find out the change in Y due to X. Means Y disease, change in Y disease due to X drug. लेकिन ऐसा कभी होता नहीं. साथ साथ दुनिया भर के प्रभाव, दूसरे चर भी प्रभाव डालते हैं. These are known as confounding variables. And these confounding variables are divided into 2 categories. First one is intervening. These are beyond your control and these will be considered as your limitation. तो आप अपने शोध पत्र में दर्शाएं कि any biasness due to these intervening variables will be considered as a limitation of the study, since these are beyond the control of investigator. Humidity, climatic condition. आप इंद्रदेव को ये तो नहीं कहेंगे कि 5 दिन बारिश मत करना. बारिश तो नेचुरल होनी है, और उससे आपके परिणाम किसी एक्सपेरिमेंट के प्रभावित होते हैं. These will be considered as your limitations. These are known as intervening variables. And second type of variables are known as extraneous variables. The second subtype of this variable is known as extraneous variables. And these extraneous variables, to a great extent we can control. काफी हद तक हम इन पर नियंत्रण पा सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है. Daily routine, lifestyle, food habits, to a great extent we can control. So these are known as extraneous variables. और जो दूसरी है कि on the basis of unit of measurement, these are also, कुछ authors ने इसको scaling techniques भी कहा है, especially in the field of management. प्रबंधन के क्षेत्र में, अनुसंधान में इसको scaling technique भी कहा गया है.
हम अपने क्षेत्र में इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट की हम बात कर चुके हैं। पहला था नॉमिनल स्केल, कि व्हेन वी कलेक्ट डेटा इन ए फ्रीक्वेंसी और काउंट्स, एक होल नंबर में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड दिस nominal scale is subdivided into different categories. First one is dichotomous. The word dichom is two, having two ends. Example of variable is smoking. We have to collect smokers and non-smokers. Smoking is a variable that is measured in a dichotomous, that is a type of a nominal scale. Next one is a polytomous, having more than one category. For example, race, Indian, Japanese, Polish, अमेरिकन्स। तो ये एग्जाम्पल थे डायकोटोमियस और पॉलीटोमियस, किसके एग्जाम्पल है? नॉर्मल स्केल के। और ये पॉलीटोमियस भी 2 उप प्रकारों का हो सकता है हमारे अनुसंधान में। फर्स्ट वन इज नॉमिनल विद ऑर्डर, नॉमिनल विद ऑर्डर एंड नॉमिनल विदाउट ऑर्डर। विद ऑर्डर मीन्स सपोज द कैटेगरीज आर एक्सीलेंट, मीडियम एंड पुअर, वी कैन प्लेस इन ऑर्डर, we can collect the frequency in order. But nominal without order, race, American, we cannot place in an order. तो कुछ नॉमिनल स्केल के पॉलीटोमियस ऐसे हैं जिनको इन एक क्रम में रखा जा सकता है, कुछ को क्रम में नहीं रखा जा सकता। अब बात करते हैं दूसरे स्केल ऑफ मेजरमेंट की। तो दूसरा स्केल ऑफ मेजरमेंट है ऑर्डिनल स्केल। व्हेन वी मेजर इन ए ऑर्डर, मे बी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, मे बी इन असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन ध्यान रहे चर्चा का विषय हमारा इसलिए है कि नॉमिनल स्केल में और ऑर्डिनल स्केल में पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का हम उपयोग नहीं कर सकते। हमें तो नॉन पैरामेट्रिक पर ही निर्भर रहना होगा, डिपेंड रहना होगा। अगला है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल मींस हैविंग सेम इंटरवल इज इन बिटवीन बट हैज नो फिक्स्ड जीरो। बीच में समान अंतराल है पर फिक्स्ड जीरो नहीं है। और रेशियो स्केल इज हैविंग सेम इंटरवल इज इन बिटवीन बट हैज अ फिक्स्ड जीरो। तो कुल मिलाकर इन जितने ये 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट है, इन 4 में से हम केवल इंटरवल और रेशो में ही पैरामेट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केल ऑफ मेजरमेंट को देखना है, उसके आधार पर हमें सांख्यिकीय तकनीक का चयन करना, और दूसरा वी हैव टू टेस्ट द नॉर्मलिटी, हमें नॉर्मलिटी को चेक करना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्लाई पैरामेट्रिक, नॉन नॉर्मल है, गो फॉर पैरेलल नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। तो ये सांख्यिकीय तकनीकों की उपयोगिता के बारे में हम बात की। तो वी शुड टेक केयर अबाउट द रिसर्च एथिक्स आल्सो। यदि रिसर्च एथिक्स का पालन नहीं किया है आपने, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी कि हमारा शोध पत्र एक स्वीकार किया जाएगा किसी भी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशन के लिए। वैसे तो लगभग हर संस्थान में IEC है, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी है। वी हैव टू फेस दैट, वी हैव टू जस्टिफाई, यस वी आर गोइंग टू कंडक्ट द स्टडी इन एथिकल वे। फिर भी हमें एक रिसर्च एथिक्स का ध्यान रखना चाहिए, नैतिकताओं का। तो समझ ले एक सामान्य भाषा में एक रिसर्च एथिक्स है क्या? एथिक्स का क्यों ना सबसे पहले हम डिक्शनरी मीनिंग को समझें, शब्दकोश में कैसे, फिर रिसर्च की भाषा में बात करेंगे। शब्दकोश में दीज आर नोन एज मॉरल्स, उन सब नैतिक गुणों को कहा गया है। इनको रूल्स कहा गया है, नियम, फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि वी डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स। और या डिक्शनरी में इसको नॉर्म्स और कंडक्ट भी कहा गया है, एक मानक या आचरण भी कहा गया है, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य और अस्वीकार्य का जो एक वी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द एथिक्स। अब रिसर्च की भाषा में बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स। Research ethics are the codes or guidelines that help to reconcile value conflicts and also provide direction and decisions made in research. ये वो दिशा निर्देश हैं जो एक अनुसंधानकर्ता को एक मार्गदर्शित करते हैं, एक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं। तो we should take care about the research ethics also. अब ये जो छठा बिंदु है, यह सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी शोध पत्र के लिए, शोध पत्र लेखन के लिए। अगेन आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च पेपर। किसी भी शोध पत्र का ये सबसे एक महत्वपूर्ण भाग है। और हम सब से मेरा अर्थ है वी इंडियंस, हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी,
इस क्षेत्र में कमजोर है, स्पेशली इन सोशल साइंस रिसर्चेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक रिसर्चेस, सोशल साइंस की हम बात करें कि वी ऑल आर लैकिंग इन दिस, तो वी शुड टेक केयर अबाउट दिस कि डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग कैसा हो, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग कैसा हो उसकी चर्चा करते हैं। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए रिसर्च पेपर। मैं बता चुका हूं कि किसी भी शोध पत्र का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स। तो कैसा हो, that discussion of findings should be justified and supported by the pieces of evidences. About this second point we have discussed during introduction also. इस बिंदु की हमने चर्चा की थी परिचय लिखते वक्त भी, प्रस्तावना लिखते वक्त भी, कि जो भी हम प्रस्तावना लिखते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं, परिचय लिखते हैं किसी भी शोध पत्र का, that should be supported by the pieces of evidences. Same is applicable here. उसका ध्यान हमें यहां भी रखना है, और must have citations and references to other papers and researches. लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, therefore more bibliography should be added. हम अपने शोध पत्र लिखते हैं, रेफरेंसेस कितने होते हैं? 10-15। आप देखेंगे बहुत अच्छे शोध पत्र में you will find more than hundreds. तो एक और दूसरा, दो ऑफ कोर्स वन कैन, ये सबसे देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आमतौर पर नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। Of course one can reuse ones already quoted in the introductory part. यदि किसी रेफरेंस को, यदि किसी पीस ऑफ एविडेंस को, किसी साक्ष्य को आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक सम्मिलित कर दिया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको डिस्कशन पार्ट में सम्मिलित ना करें। इट इज एडवाइज्ड बाय द एमिनेंट स्कॉलर्स, बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने यह भी सजेस्ट किया है कि उसको हम डिस्कशन पार्ट में भी रख सकते हैं। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रेपिटेशन। ऐसा नहीं है कि उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, किसी दूसरे रूप में हम रख सकते हैं कि सेम रिसर्च पेपर, सेम पीस ऑफ एविडेंस मे बी यूज्ड इन बोथ इंट्रोडक्टरी पार्ट एज वेल एज इन डिस्कशन पार्ट। अब ये उससे भी महत्वपूर्ण बात जो मैंने कहा पहले कि वी आर लैकिंग इन दिस, कि डिस्कशन शुड बी लॉन्गर देन द इंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिए, इसको स्ट्रिक्टली बताया है प्रगाढ़ विद्वानों ने कि डिस्कशन शुड बी लॉन्गर देन द इंट्रोडक्शन। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट तो बड़ा लंबा होगा, 1-2 पेज का हम लिख देते हैं, और डिस्कशन पार्ट आप मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स में आप देखिए वो एक सिंगल पैरा में हम लिख देते हैं। लेकिन कितना लगभग हो, अभी तक तो हमने बात की कि डिस्कशन पार्ट शुड बी लॉन्गर देन द इंट्रोडक्शन, तो कितना उससे बड़ा हो, उसकी लेंथ उससे कितनी है? तो यह एक बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने सुझाया है कि दैट शुड बी 3/4 देन द इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन से कम 3 गुना हो। लेकिन हमारा तो इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कशन पार्ट से भी 5-10 गुना ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रहे, द डिस्कशन शुड बी लॉन्गर देन द इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्यों ये जस्टिफिकेशन की भी क्यों होना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, इसका व्हाट इज द रूट कॉज बिहाइंड दिस? द डिस्कशन डेवलप्स फुल्ली द आइडिया सेट इन द इंट्रोडक्शन, बट आल्सो कंसीडर न्यू प्लॉट्स, ड्रिफ्ट्स, ramifications or the trends that is discovered by our study, that is discovered by your study, that is discovered by the investigators findings. तो ध्यान रहे, तो हमें ध्यान, और मैं अगेन आई रिपीट, मैं दोबारा दोहराता हूं कि हमारे शोध पत्रों के निरस्तीकरण का सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण यही है कि वी आर लैकिंग इन द डिस्कशन फाइंडिंग्स। तो हमें डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग पर अधिक बल देना चाहिए। आगे बढ़ते रिसर्च डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब हम बात करेंगे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। वी कंडक्ट, चाहे हम सर्वे स्टडी करें, चाहे वो कंपैरेटिव सर्वे हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप सर्वे हो सकता है, चाहे वो प्रेडिक्शन स्टडी हो सकती है, चाहे डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो सकती है, चाहे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है, अध्ययन किसी भी प्रकार का हो, स्पेशली क्वांटिटेटिव रिसर्च, विशेष रूप से मात्रात्मक अनुसंधान, तो हम किसी ना किसी शोध विकल्प को अपनाकर ही अनुसंधान कार्य करेंगे। वी विल कंडक्ट बाय अडॉप्टिंग एनी रिसर्च डिजाइन। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट डिजाइन्स। वही अध्ययन अलग अलग शोध विकल्पों को अपनाकर किए जा सकते हैं। हमें निर्धारण करता है
कि विच रिसर्च डिजाइन इज बेस्ट सुटेबल फॉर आवर स्टडी, कि कौन सा शोध विकल्प सबसे अच्छा है हमारे इस शीर्षक के लिए, हमारे इस अनुसंधान के लिए, इस प्रस्तावित अनुसंधान के लिए, जिसके आधार पर हम अनुसंधान आयोजित कर हम अपना शोध पत्र लिखेंगे या लिखने वाले हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण के साथ मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक काल्पनिक उदाहरण के साथ मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि प्रॉपर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल, एक प्रॉपर रिसर्च डिजाइन और स्टैटिस्टिकल टूल की हम बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिसर्च डिजाइन एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। चर्चा कर चुके हैं कि वही अध्ययन, वही शीर्षक, जिस शीर्षक पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल से आयोजित किया है। हमें निर्धारण करना है कि विच डिजाइन इज बेस्ट सुटेबल एंड विच स्टैटिस्टिकल टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर अवर स्टडी, ये हमें बात करनी है। ऑलवेज यूज डिजाइन दैट आर फुल ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, जिसमें प्रायोगिक नियंत्रण अधिक हो, जो प्रायोगिक नियंत्रण से परिपूर्ण हो, उस हमें शोध विकल्प के आधार पर हमें अपने अनुसंधान कार्य को करना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं चर्चा, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो मैं यहाँ पर एक प्रायोगिक अनुसंधान का एक उदाहरण ले रहा हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रायोगिक अनुसंधान ही केवल शोध विकल्पों पर आधारित होंगे। एक सर्वेक्षण अध्ययन में भी शोध विकल्प होते हैं। टाइटल वही है, शुरू में निर्माण किया था, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज। हम सब जानते हैं इन दिस हाइपोथेटिकल टाइटल, इस काल्पनिक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रग एक्स है जिसका प्रभाव हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, और वाई डिजीज डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर प्रभाव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये चेंज इन वाई डिजीज, चेंज इन, जो इस काल्पनिक उदाहरण में चेंज इन वाई डिजीज मींस चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, हम एक्स के कारण ज्ञात करना चाह रहे हैं, ड्यू टू एक्स मींस ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इस ड्रग एक्स के साथ साथ दूसरे भी वेरिएबल, दूसरे भी चर, दूसरे भी कारक अपना प्रभाव छोड़ते हैं, जिनकी चर्चा हम कर चुके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स में। और वो कंफाउंडिंग वेरिएबल दो थे, नियंत्रण से बाहर इंटरवीनिंग थे, और काफी हद तक नियंत्रित हम कर सकते हैं एक्सटेनियस थे, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उदाहरण आपके साथ है, सामने है कि डेली रूटीन हो सकता है, फूड हैबिट्स हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, हेरिडिटी हो सकती है, दुनिया भर के हो सकते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन हमें केवल ज्ञात करना केवल एक्स के कारण परिवर्तन वाई में। लेकिन इस काल्पनिक उदाहरण में हमने कहा भी डेली रूटीन भी अपना प्रभाव छोड़ेगी, फूड हैबिट्स भी प्रभाव छोड़ेगी, लाइफस्टाइल भी अपना प्रभाव छोड़ेगी, हेरिडिटिकल इफेक्ट भी पड़ेगा, जो कि हमारा प्रभाव ज्ञात करना उसका उद्देश्य नहीं है। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल only due to independent variable, change in y only due to x is known as treatment variance, is known as treatment variance, change due to treatment। और हमारे एग्जांपल में ट्रीटमेंट क्या है, x। और चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन y disease other than this means daily routine, food habits, lifestyle, heredity, that is known as error variance, change due to error। तो कुल मिलाकर हमें एक ऐसा अनुसंधान कार्य करना है, एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में यदि प्रकाशित करना चाहते हैं जिसका ट्रीटमेंट वेरिएंस तो अधिक हो, एरर वेरिएंस कम से कम हो। तो हमें ऐसे अनुसंधान विकल्प का चयन करना है, ऐसे शोध विकल्प का हमें चयन करना है जिसमें कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस हो। वी हैव टू सेलेक्ट इन सच ए वे दैट where we have to take care about the maximization of treatment variance and minimization of error variance। तो हमें उस शोध विकल्प का चयन करना है और उस सांख्यिकीय तकनीक का चयन करना है जिसके आधार पर इस सिद्धांत की पूर्ति होती हो। इस बात से एक तो क्लियर हो गया कि वी कैन नॉट एलिमिनेट द एरर वेरिएंस। देखो यहां मिनिमाइजेशन की बात है कि वी हैव टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इस सेंटेंस से, इस सिद्धांत से यह तो स्पष्ट हो गया कि एरर वेरिएंस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ए रिसर्चर कैन ट्राई हिज और हर लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द एरर वेरिएंस। एक अनुसंधान करता भरपूर प्रयास कर सकता है मिनिमाइज करने का। तो एरर, उसी कारण से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कंसेप्ट है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सोशल साइंसेज में 95% है और हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 5% है।
उसका कारण यही है कि वी कैन नॉट एलिमिनेट द एरर वेरिएंस। अब इस उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं। सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट डिजाइन्स। यह सेम स्टडी का मेरा अर्थ है, जो एग्जांपल हमने लिखा, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज, सेम स्टडी कैन बी कंडक्टेड। यही अध्ययन किया जा सकता है सिंगल ग्रुप डिजाइन से भी, यही अध्ययन किया जा सकता है रैंडम ग्रुप डिजाइन से भी। कुछ किताबों में, कुछ पुस्तकों में इसका नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। और यही अध्ययन आयोजित किया जा सकता है पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन। और भी बहुत डिजाइन है जिनके माध्यम से, लेकिन यहां जस्टिफाई करना है हमें कि भाई इन तीनों में से कौन सा डिजाइन मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस टाइटल पर, इस शीर्षक पर शोध कार्य करने के लिए, इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज। तो तीनों की बात करते हैं सिंगल ग्रुप डिजाइन। सिंगल ग्रुप डिजाइन आपके सामने है कि O1 है, X है और O2 है। O मीन्स ऑब्जर्वेशन, प्री टेस्ट लिया, X मीन्स उसको ड्रग X दी, मीन्स ट्रीटमेंट, और O2 मीन्स पोस्ट टेस्ट। एंड बाय यूजिंग ए स्टैटिस्टिकल टूल दैट इज नोन एज डिपेंडेंट टी टेस्ट, हम डिपेंडेंट टी टेस्ट का उपयोग करके हम ध्यान एक ज्ञात करते हैं कि O1 O2 प्री और पोस्ट में डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज। तो प्रश्न उठा, द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट सुटेबल डिजाइन, क्या यह ठीक है? तो ठीक, उसका निर्धारण कैसे करेंगे? उस सिद्धांत को देखिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। क्या इस सिद्धांत की पूर्ति करता है ठीक प्रकार से डिजाइन? नहीं करता। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इल डिजाइन, अच्छा नहीं है। इस पर आधारित शोध पत्र लिखेंगे, अच्छे शोध पत्रिका में प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि हम कंपाउंडिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इंटरवीनिंग तो दूर की बात है, हम एक्सटेनियस को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब बात करें रैंडम ग्रुप डिजाइन की। रैंडम ग्रुप डिजाइन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहां पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है और कंट्रोल ग्रुप भी है। O1 O3 प्री टेस्ट है, O1 प्री टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, O3 प्री टेस्ट है कंट्रोल ग्रुप का। X ट्रीटमेंट है, हमारे काल्पनिक उदाहरण में ट्रीटमेंट X ड्रग, C is considered as a control, no treatment is given to control group, and O2 पोस्ट टेस्ट है एक्सपेरिमेंटल का, O4 पोस्ट टेस्ट है कंट्रोल ग्रुप का। यह कंट्रोल ग्रुप क्यों लिया? तो ये जो इसके लिए हमें अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी शोध कार्य है, स्पेशली प्रायोगिक अध्ययन आज के दिन से नहीं है। प्रायोगिक अध्ययन 1872 के भी एविडेंसेस हैं जो कि अच्छे प्रयोग। तो 1872 में इन द ईयर 1872 जॉन स्टुअर्ट gave us the law of a single variable। जॉन स्टुअर्ट ने हमें लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल दिया, जिसके आधार पर हमने कंट्रोल ग्रुप का सम्मिलन किया। उसको समझे कि वो लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या कहता है। तो जॉन स्टुअर्ट के शब्दों में, इफ टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, देखिए दो दशाएं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, दो दशाएं पूर्ण समान है। इफ एनी एलिमेंट इज एडिड टू वन नॉट टू अनदर, यदि एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, ट्रीटमेंट इज गिवन टू एक्सपेरिमेंटल नॉट टू कंट्रोल। इफ द डिफरेंस एग्जिस्ट, तो अंतर आता है, दैट इज ड्यू टू एडिड एलिमेंट। और हमारे काल्पनिक उदाहरण में एडिड एलिमेंट है ड्रग एक्स, तो इसलिए कंट्रोल ग्रुप का कंसेप्ट आया। तो यह डिजाइन, यह रैंडम ग्रुप डिजाइन, जिसका दूसरा नाम है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यह उस सिद्धांत पर खरा उतरता है। और सिद्धांत है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस, इसलिए डिजाइन अच्छा है। लेकिन इस डिजाइन में जिस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करते हैं वो है बेस्ट सुटेबल टेक्निक इज एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। So ladies and gentlemen, this ANCOVA is a technique which is full of statistical control। तो एक उदाहरण के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। इसी शीर्षक पर हम अध्ययन करना चाहें कि इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज, तो सिंगल ग्रुप डिजाइन उतना उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं है, जितना कि रैंडम ग्रुप डिजाइन। सिंस दिस फुलफिल्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। और यही अध्ययन हमें तीसरे डिजाइन से भी कर सकते हैं, पोस्ट टेस्ट ओनली रैंडम ग्रुप डिजाइन।
more or less that is similar to the random group design. यदि आप श्योर हैं, यदि आप 100% श्योर हैं कि यस initial level of both the groups is equal, then there is no need to take pre-test. Directly give treatment to one, second group will be considered as a control. Directly final test, collect the final test and compare O1 and O2. लेकिन यह डिजाइन भी उतना अच्छा उपयुक्त नहीं है। कुल मिलाकर हमने जाना कि एक उच्च स्तर का शोध पत्र हम लिखकर प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो एक अच्छा डिजाइन हो, शोध विकल्प हो और एक सटीक सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करके हम आंकड़ों का विश्लेषण करें। और सटीकता से मेरा अर्थ है द स्टैटिस्टिकल टेक्निक शुड बी फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, जिसमें सांख्यिकीय नियंत्रण हो। तो अगले बात की बात करते हैं, जो कि जैसा कि मैंने एक बिंदु में एक जोर देकर कहा था, आई स्ट्रेस्ड ऑन वन पॉइंट दैट इज डिस्कशन पार्ट, डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग्स, उस पर ध्यान दें। उतना ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। पहले हमने चर्चा की कि वी आर लैकिंग इन द डिस्कशन ऑफ फाइंडिंग पार्ट, उसी प्रकार से वी आर लैकिंग इन द लैंग्वेज ऑल्सो। तो लैंग्वेज की बात करें, किस प्रकार की भाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रतिष्ठित एकेडमिक राइटर के विचारों पर आधारित, उसके सुझावों के आधारित थोड़ी बात करेंगे लैंग्वेज। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको समझते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड एट यूनिवर्सिटी हैज वेरियस फीचर्स व्हिच डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लैंग्वेज स्टाइल यूज्ड इन अदर कॉन्टेक्स्ट। वी ऑल आर फ्रॉम एकेडमिक परस्यूट्स। हम शैक्षिक पेशे से जुड़े हैं और इस शैक्षिक पेशे की जो लैंग्वेज है वो दूसरे परस्यूट्स से दूसरे क्षेत्र उनसे थोड़ा सा अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, कंसीडर द लैंग्वेज यूज्ड इन नॉवेल्स। नॉवल में अलग तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। कन्वर्सेशन, संप्रेषण में, कम्युनिकेशन, डे टू डे कम्युनिकेशन में अलग तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। न्यूज़पेपर्स में अलग तरह की भाषा है। लॉ कोर्ट्स में, एक विधि के क्षेत्र में अलग तरह की भाषा है। वी शुड यूज द एकेडमिक लैंग्वेज। हमें एकेडमिक लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। ईच हैज इट्स ओन स्टाइल। चाहे हम नॉवेल्स की बात करें, कन्वर्सेशन की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें, लॉ कोर्ट्स की बात करें, दूसरे क्षेत्रों की बात करें, कि ईच हैज इट्स ओन स्टाइल विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ फॉर्मेलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सो we should take care about that. Our language should be academic. हमारी भाषा एकेडमिक होनी चाहिए, हमारी भाषा शैक्षणिक होनी चाहिए। अब ये शैक्षणिक भाषा से क्या अर्थ है? तो what do you mean by शैक्षणिक भाषा? What do you mean by academic language? उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो I am discussing this on the basis of an article. The article is written by Dr. Anna Clemens. ये एक साइंटिफिक राइटिंग कोच है, एडिटर है एक। तो उन्होंने सुझाया है कि एकेडमिक राइटिंग, एक शोध पत्र अच्छा लिखें तो हमारी राइटिंग कैसी हो। तो उसके लिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। इनके अनुरूप कैसा इन्होंने बताया, ध्यान दीजिए। यूज वर्ब्स इंस्टेड ऑफ नाउन्स। इन्होंने कहा है कि नाउन्स की अपेक्षा यूज वर्ब्स इंस्टेड ऑफ नाउन्स। हमारी इंडियन इंग्लिश में आवर लैंग्वेज इज फुल ऑफ नाउन्स। आवर लैंग्वेज इज नाउन हैवी। इंस्टेड ऑफ नाउन हैवी आवर लैंग्वेज शुड बी वर्ब हैवी। कैसे? एक उदाहरण के साथ मैं स्पष्ट करूंगा। दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, यूज द राइट टेंस। हम कई बार एक गलती कर देते हैं कि वी डू नॉट यूज द एप्रोप्रिएट टेंस। और जो कि तीसरा है, यूज कॉन्सिस्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इन तीनों बिंदुओं की बात करेंगे। एक एकेडमिक लैंग्वेज में, एक रिसर्च पेपर की लैंग्वेज में, एक उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र के लेखन में हमें इन तीनों बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए कि वर्ब हैवी हो, नाउन हैवी लैंग्वेज ना हो, सही काल का उपयोग करें, राइट टेंस का उपयोग करें, और टर्मिनोलॉजी कंसिस्टेंट हो, कि हमें एक बार बार उस टर्मिनोलॉजीज को चेंज नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, पहले बिंदु से, कि यूज वर्ब्स इंस्टेड ऑफ नाउन्स। एक वर्ब्स का उपयोग करें नाउन की अपेक्षा, उसकी तुलना में। उदाहरण, व्हाई, क्यों ऐसा करें, इसके पीछे कारण क्या है? व्हाई
साफ है कि द टेक्स्ट दैट आर वेरी नाउन हैवी आर रियली हार्ड टू रीड। जो भी टेक्स्ट है, जो भी आपने लेख लिखा, यदि वो नाउन हैवी है तो उसको समझना थोड़ा सा जटिल है। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक रीडर्स तक हम सरल भाषा में अपनी सामग्री को पहुंचा पाए। एंड सेंटेंसेस विद पावरफुल वर्ब्स आर मच क्विकर टू ग्रैस्प। एक रीडर की ग्रहणशीलता, पढ़ने वाले की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है यदि वो हमारे सेंटेंसेस, हमारे वाक्य वर्ब हैवी हों। तो इसलिए ध्यान रहे, हमें ध्यान रहे, द नाउन दैट इट इज नोटिस्ड researcher used to often in their papers are, जो हमारे नाउन्स हैं जिनका अधिकतर हम उपयोग करते हैं अपने शोध पत्रों में, वो एक लिस्ट है, एक सूची आपके सामने है। इन रिसर्च पेपर्स वी यूज एग्रीमेंट, वी यूज डिसएग्रीमेंट, वी यूज इन्वेस्टिगेशन, वी यूज एनालिसिस, एग्जामिनेशन, कंपैरिजन, इंक्रीज, डिक्रीज, इंप्रूवमेंट। These types of nouns are used in our study, in our research paper। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान देना है, if any researcher uses his her corresponding verbs instead of his her sentences will be very less convoluted। हम अपने एक सरल भाषा में अधिक से अधिक एक रीडर्स को आकर्षित कर पाएंगे और शोध पत्र एक्सेप्ट स्वीकार्य होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक नाउन हैवी सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ब हैवी सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें जो हम स्कूल लेवल पर, विद्यालय स्तर पर पढ़ते थे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हम इतना ही तो पढ़ते थे, यूज नेम ऑफ द पर्सन प्लेस थे, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। एंड वी हैव स्टडीड, हम यह भी पढ़ चुके हैं कि हम देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, कि नाउन के विभिन्न प्रकार हैं। उन नाउन के विभिन्न प्रकारों की बात कर चुके हैं। एक प्रॉपर नाउन है, दैट स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑथर हो सकता है, कुलदीप है, राजीव है, गीता है, अनीता, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन है, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। ऑथर कुछ कोई भी हो सकता है, राजीव में भी कुलदीप, दैट इज नॉन स्पेसिफिक। और ये जो नॉन स्पेसिफिक नाउन है, ध्यान दीजिए, नॉन स्पेसिफिक नाउन है, दैट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब क्लासेस। कंक्रीट नाउन हो सकता है, दैट इज प्रीसीडेड बाय द सेंस, एग्जांपल इज कीबोर्ड ऑफ द दिस कंप्यूटर। कलेक्टिव नाउन हो सकता है, दैट डिनोट्स अ ग्रुप, एक समूह को प्रदर्शित करता है, एग्जांपल क्लब है, बैंड है, एक्सेट्रा। लेकिन मेन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, abstract nouns is that cannot be perceived by the senses. Example is analysis from the field of research, analysis, that is abstract noun। तो अब हमने बात की थी our sentences should be verb heavy instead of noun heavy, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक कुछ काल्पनिक वाक्यों से समझने का प्रयास करते हैं। तो जर्नल एग्जाम्पल, हम ये जर्नल एग्जाम्पल ले रहे हैं। जर्नल एग्जाम्पल हमने लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जो हमने एक एग्जांपल लिया था एनालिसिस का। तो देखिए इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने, माय इमेजिनेशन वाज टू बी द बेस्ट रिसर्च पेपर राइटर, एक सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस को रिफ्रेम करके इट इज रिफ्रेज्ड एज आई इमेजिन्ड बीइंग द बेस्ट रिसर्च पेपर राइटर। इन दोनों वाक्यों को आप देखिए। लेकिन यह तो एक जर्नल, एक सामान्य भाषा की बात की थी। अब हम रिसर्च की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, एक अनुसंधान के क्षेत्र का एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं कि आई विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक रिसर्च रिलेटेड एग्जांपल। देखिए ये पैराग्राफ देखिए, सपोज वन रिसर्चर रोट दिस पैराग्राफ इन हिज और हर स्टडी। एक शोधार्थी ने अपने शोध पत्र में, एक स्पोर्ट्स की स्टडी थी, जूडो पर अध्ययन किया और उस पर आधारित इस सेंटेंस को रखा, we present an analysis of the judo performance because we observed slight improvement in judo performance, our results are in agreement with the literature कि he or she has written in the discussion findings। मान लीजिए discussion finding में लिखा, मान लीजिए इसी को रिफ्रेज किया, रिफ्रेम करके we analyze the judo performance because the performance improved slightly, our results agree with the literature। देखिए बात वही है,
एक नाउन हैवी है, एक वर्ब हैवी है। फर्क देख लीजिए, कंक्लूजन निष्कर्ष हमने निकाला कि सेकंड एग्जांपल है कंटेन्स, जो सबसे मुख्य एग्जांपल है सेकंड, कंटेन्स ओनली 2/3 ऑफ द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट। पहली बात तो 1/3 भाग को हमने रिमूव कर दिया, एक साइज छोटा हुआ। एंड यूजिंग वर्ब्स इंस्टेड ऑफ नाउन इज अ ग्रेट टेक्निक टू कट डाउन योर वर्ड्स काउंट। केवल प्रभावशीलता ही नहीं बढ़ेगी, केवल इंपैक्ट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो एक बहुत एक अच्छी एक टेक्निक है, तकनीक है, जिसके माध्यम से हम शब्दों की संख्या भी कम कर देते हैं। उसी बात को हम कम शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान दें। दूसरा कोई बता, एक वी नो दैट यूज द राइट टेंस। हम सब जानते हैं कि यूज व्हेन टू यूज प्रेजेंट टेंस एंड व्हेन टू यूज पास्ट टेंस, की प्रेजेंट टेंस का उपयोग कब करें और पास्ट टेंस का उपयोग कब करें। तो पास्ट टेंस की बात करते हैं, जनरली इफ यू डिस्क्राइब एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट, such as example is in front of you, findings of the past researches, your own experiments that you have conducted in the past and specific observations, the past tense is the correct one to use. और दूसरी तरफ यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो for example Chaudhary et al observed that researcher measured the diameter of the such and such, the activities are dependent on this. Especially these types of sentences are written in the discussion part. And where to use present tense? When should you use the present tense? This tense is reserved to establish the fact. In the conclusions, when we want to establish the fact, तथ्यों को उजागर करते हैं, तथ्यों को स्थापित करते हैं, सत्य को स्थापित करते हैं, सिद्धांत को लिखते हैं, तो उस when we want to generalize the statements or things, we use the present tense. So examples are platinum is a transition metal commonly used as a catalyst. Another example may be the activity depends on. Third example may be in this paper the author show that in discussion of finding or in introduction part we may use these types of sentences. So we should take care about that. तो तीन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है। तीन बिंदुओं में से दो की बात हो चुकी है। एक तीसरा, यूज कॉन्सिस्टेंट टर्मिनोलॉजी, यह भी हमारी कमी है। हम उसी बात को, उसी शब्द को विभिन्न अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर हम समझते हैं कि वो ज्यादा प्रभावशीलता बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सबके सामने है, दिस वन इज अ बिग इशू as with the tense the researcher easily confuses his her readers if he or she uses too many synonyms of the same thing. एक ही बात को अलग अलग सिनोनिम्स के माध्यम से बताएंगे तो वो रीडर को कंफ्यूज करेगा, उसको उलझा देगा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिपीटिंग द वन। रिपीट शब्दों को बार बार रिपीट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट योर रीडर नोज इंस्टेंटली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल इज सिग्नल, इलेक्ट्रॉन काउंट, ईसी और इंटेंसिटी। चार शब्द आपके सामने है, चारों का अर्थ एक है। मान लीजिए किसी लेखक ने, किसी शोधार्थी ने कहीं पर सिग्नल शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कहीं पर इलेक्ट्रॉन काउंट का उपयोग कर रहे हैं, कहीं पर एब्रीविएशन लिख रहे हैं, ईसी लिख रहे हैं, कहीं पर इंटेंसिटी लिख रहे हैं। वो कंफ्यूज करेगा उसको, ऑथर को, सॉरी रीडर को। एंड all can these can all describe the same thing. So instead of using all of the synonyms, decide on one and stick with it. एक का निर्धारण कीजिए, इस पर उसी को बार बार रिपीट कीजिए, संकोच मत कीजिए। तो ये एकेडमिक राइटर ने 3 सुझाव दिए हैं। यदि हम बहुत अच्छा प्रभावशाली शोध पत्र लिखना चाहते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो वही था, our sentences should be वर्ब हैवी इंस्टेड ऑफ नाउन हैवी, उसको ध्यान रखें। अब बात करते हैं यूज ऑफ ग्रामरली ऐप, कि ग्रामरली ऐप का हम उपयोग करें। ग्रामरली ऐप बहुत ही प्रभावशाली है, आप उसको उसका यूज करें। ग्रामरली ऐप इज एन ऐप और द एक्सटेंशन फॉर योर ब्राउजर दैट चेक्स एंड रिव्यूज ग्रामर। वो ग्रामर को भी चेक करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक भी, प्लेगरिज्म भी दिखाएगा, बताएगा आपको, पंचुएशन में कहीं गड़बड़ है उसको ठीक कर देगा, आपके सेंटेंसेस को स्पष्टता, क्लैरिटी प्रदान करेगा, जो डिलीवरी मिस्टेक्स है उसको भी ठीक करेगा। ये दिस वर्क्स एज आवर असिस्टेंट इन राइटिंग एकेडमिक
इन एकेडमिक राइटिंग में हमारे असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है इन द रियल टाइम ऑन ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। केवल शोध पत्र लिखते वक्त ही हम ग्रामरली ऐप का सहयोग नहीं ले सकते, उसके साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारी मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप सेंटेंस कुछ गलत लिख रहे हैं तो वहां भी, ईमेल लिख रहे हैं उसमें भी करेक्ट करेगा, आपको सुझाव देगा, इंक्लूडिंग फेसबुक और दूसरे भी जो सोशल हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर। तो वी कैन यूज दिस ग्रामरली ऐप। This Grammarly app is actually coined as being your free grammar assistance। हमारे free grammar assistance का काम करता है। तो हमारी सबकी कोई बहुत ही प्रभावशाली या बहुत ही एक उच्च गुणवत्ता की एक भाषा इंग्लिश में नहीं है, उस दशा में हम ग्रामरली ऐप का उपयोग करके एक हमें सुझाव मिलेगा, साथ साथ प्लेगरिज्म भी चेक होगा। और अब बात करते हैं जिस ग्रामरली ऐप के अगर थोड़े इसके बारे में जानना चाहें, दिस लॉन्च्ड बाय इन द ईयर 2009 बाय एलेक्स, और इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अगले जो है यह जानना बहुत जरूरी है, द कॉमन फैक्टर्स फॉर रिजेक्टिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट। एक मैन्युस्क्रिप्ट के रिजेक्शन के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उन कारकों के बारे में हमें चर्चा करना है, जिससे कि हम उनका ध्यान रखें और बहुत कम संभावना हो हमारे शोध पत्र के निरस्तीकरण की। तो उनमें से सभी की चर्चा कर पाना संभव नहीं है। I am going to discuss about the most important points on the basis of that our papers are rejected. This is given by Ali in the year 2010, और वो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंट डज नॉट कम फ्रॉम द स्कोप ऑफ द जर्नल। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर जर्नल के हर शोध पत्रिका का अलग अलग स्कोप है। अगर उसके क्षेत्र से, उसके स्कोप से, उस शोध पत्रिका के स्कोप से हमारा शोध पत्र, हमारी जो समस्या जिस पर आधारित हमने शोध पत्र लिखा है वो मेल नहीं खाता, तो वह जर्नल हमें, तो वी शुड सेलेक्ट द जर्नल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप। दूसरा हो सकता है स्टाइल। वैसे तो जितनी भी प्रतिष्ठित शोध पत्रिका है उनके अपने टेम्पलेट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका डिस्क्रिप्शंस हैं, उनके सजेशंस हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइल डज नॉट कंफर्म विद द जर्नल स्टाइल, फॉर्मेट और गाइडलाइंस। तो वी शुड स्टिक ऑन द जर्नल स्टाइल, उसके फॉर्मेट्स पर भी ध्यान दें, और वी शुड फॉलो द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली। यह तो बहुत महत्वपूर्ण था, इसकी बात तो हम बार बार कर चुके हैं। इसकी सबसे अधिक बात तो हम इस बिंदु की बात हम तो कर चुके थे कि हमारा जो जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है, इफ वी आर अनेबल टू जस्टिफाई, और पुअरली डिजाइन है, अगर डिजाइन ठीक नहीं है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट ठीक नहीं है, if you are not taking the controls, in that case there will be the possibility of rejecting the manuscript. The lack of the clarity in writing, यदि लेखन में स्पष्टता नहीं है, उस दशा में भी हमारा शोध पत्र निरस्त किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो वी शुड टेक केयर अबाउट दिस। इसके अतिरिक्त सेकंड लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। हम सेकंड लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे यूज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ब्राउन ने साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर की बात की है। ये लॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर क्या है, इनके बारे में, सबके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ एक फिट बैठता है एक लॉ। वो लॉ है जिस कहते हैं, जो रॉबर्ट ग्रीन ने बताया। पहला है स्टैंड अबाउट द क्राउड। अगर हम अपेक्षा करते हैं कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल्स में, पबमेड इंडेक्स जर्नल्स में और विश्व की प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में हमारे शोध पत्र प्रकाशित हो, देन वी शुड टेक केयर अबाउट दिस प्रिंसिपल, सिद्धांत, स्टैंड अबाउट द क्राउड। दूसरे से कुछ हटकर करें, कुछ नया करें। बंदर उसमें जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आपको देख, यस यू आर दूसरों से कुछ हटकर कर रहे हैं। दूसरा है कैलकुलेट वैल्यू। किसी भी रिसर्चर की कैलकुलेटेड वैल्यू है नेम एंड रेपुटेशन। कई बार कुछ शोधार्थी अपने नेम और रेपुटेशन का लाभ उठाकर भी उनके शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, और नेम और रेपुटेशन का आपकी गुणवत्ता से निर्धारण होगा। मान लीजिए एडिडास कंपनी है, वहां पर आप जाते हैं तो आपको जो कह दिया
उसी रेट पर आप खरीदते हैं, और एक जिस ब्रांड की कैलकुलेटेड वैल्यू ना हो, किसी बिना ब्रांड के किसी एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, वहां मोल भाव करने लगते हैं। आपको आश्चर्य, यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर हियरिंग दैट, आपको आश्चर्य होगा कि कुछ, अगर किसी भी ऑथर की, किसी एक रिसर्चर की, किसी साइंटिस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी है, तो उसके नाम से भी शोध पत्र प्रकाशित होते हैं। अब अंतिम भाग की बात करते हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बात हो चुकी है, स्पेशली इन इंट्रोडक्टरी पार्ट और इन डिस्कशन पार्ट चर्चा कर चुके हैं। एक वैरायटी ऑफ सोर्सेज शुड बी इंक्लूडेड, कि सोर्सेज की वैरायटी होनी चाहिए, ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज शुड बी इंक्लूडेड। उसके लिए कि व्हाट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ सोर्सेज शुड बी इंक्लूडेड, कि वैरायटी से अर्थ क्या है, किस प्रकार की वैरायटी हो। आमतौर पर जो हम जिन स्रोतों का हम उपयोग करते हैं शोध पत्र लेखन में या शोध कार्य जो भी करते हैं उसमें, वी यूज अर्लियर पीएचडीज, थीसिस का उपयोग करते हैं, कुछ हद तक इंटरनेट का उपयोग कर लेते हैं, हम बुक्स का उपयोग करते हैं। लेकिन एक सोर्सेज में कौन कौन से हो सकते हैं, सोर्सेज में जर्नल आर्टिकल उपयोग हम करते हैं, ऑनलाइन मैगजीन आर्टिकल वी कैन इंक्लूड, प्रिंट मैगजीन आर्टिकल वी कैन इंक्लूड, ऑनलाइन न्यूज़पेपर आर्टिकल। हम देखिए, हम अपने शोध पत्रों में ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स है, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स में एक टाइम्स का एक ब्लॉग पढ़कर मैंने अपने उसमें सम्मिलित किया, कुछ उसमें भाग प्रभावशाली लगा, तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर आर्टिकल को भी हमें सम्मिलित करना चाहिए। एक प्रिंट न्यूज़पेपर आर्टिकल हम नहीं करते हैं। ब्लॉग पोस्ट आजकल चलन है, ब्लॉग पोस्ट पर भी कोई ऐसा है जो आपके शोध पत्र से संबंधित है, इन डिस्कशन और इंट्रोडक्टरी पार्ट वी में इंक्लूड। और एपीए की अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या दूसरे भी जितने भी एक रेफरेंस राइटिंग के हैं, इन सब के फॉर्मेट दिया है कि वी कैन इंक्लूड इन द रेफरेंसेस बाय अडॉप्टिंग ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। हम बात करें ऑथर्ड बुक की जो है वो हम करते हैं सम्मिलित, एडिटेड बुक चैप्टर को सम्मिलित हम करते हैं, ऑनलाइन डिक्शनरी एंट्री की, रिपोर्ट बाय ग्रुप ऑफ ऑथर, कोई रिपोर्ट है किसी एक रेप्यूटेड एक लिंक पर, रिपोर्ट बाय इंडिविजुअल ऑथर्स हो सकता है, प्रेस रिलीज, किसी भी यूनिवर्सिटी ने या किसी संस्था ने प्रेस रिलीज है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस सेशन हम आमतौर पर नहीं करते हैं, और डिसर्टेशन फ्रॉम द डेटाबेस यस वी इंक्लूड, वो हो सकता है डेटा सेट हो सकता है। फिल्म और वीडियो आजकल यूट्यूब पर है, कोई एक बहुत ही रेप्यूटेड किसी एक ज्ञाता ने, एक प्रतिष्ठित विद्वान ने एक फिल्म और वीडियो डाली है, यस वी मे इंक्लूड इन द रेफरेंस। टीवी सीरियल एपिसोड भी हो सकते हैं, वेबिनार हो सकते हैं, यूट्यूब वीडियो हो सकते हैं, सॉन्ग और ट्रैक हो सकता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो सकता है, पॉडकास्ट एपिसोड हो सकता है, इन्फोग्राफिक हो सकता है, पावर पॉइंट ऑफ ए क्लासरूम वेबसाइट। कुछ प्रतिष्ठित जो एक रेप्यूटेड बेस्ट यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड की, वो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एक वेबसाइट पर उनकी मिलेंगे। यस, देयर इज ए स्पेसिफिक वे टू राइट द रेफरेंसेस आल्सो इफ वी इंक्लूड एनी मैटर फ्रॉम द पावर पॉइंट ऑफ द क्लासरूम। ट्वीट है, किसी प्रतिष्ठित विद्वान का ट्वीट है, वी कैन इंक्लूड एज ए रेफरेंस। और इसके अतिरिक्त वो हो सकता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, एक वेब पेज ऑन ए न्यूज वेबसाइट हो सकता है, तो वेब पेज विद ए रिट्राइवल डेट हो सकता है। तो ये दुनिया भर के सोर्सेज हैं, तो वी शुड नॉट लिमिट टू द लिमिटेड रिसोर्सेस, ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज शुड बी इंक्लूड। और टेक केयर अबाउट द स्टाइल ऑफ रेफरेंस, जो रेफरेंस का स्टाइल है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हर एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका का अपना टेम्पलेट है, उनका ऑन स्टाइल है, उनका ऑन फॉर्मेट है, उनके ऑन गाइडलाइंस है, जिनकी हम अली 2010 में जो चर्चा की थी उसमें दिया है कि एवरी जर्नल हैव इट्स ऑन स्टाइल, टेम्पलेट, फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस, वी शुड फॉलो दैट। लेकिन एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस, वो काफी हैं, उनमें से एक जिसका चलन है कि
APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, और जो रिसेंट उन्होंने कुछ नहीं कुछ पेजेस का, बहुत ही कुछ पेजेस का है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक कॉमन रेफरेंस एग्जांपल गाइड दी है, यू में डाउनलोड इन PDF, it's free of cost, that was given by American Psychological Association in the year 2021। हम उसको डाउनलोड करके उसको पढ़कर ये जितने भी रेफरेंसेस के स्टाइल्स थे इन सब का दिया है कि हाउ टू राइट, इन सब के स्टाइल्स उसमें प्रदर्शित किए गए हैं, तो वी शुड टेक केयर अबाउट दैट। तो लेकिन किसी एक बहुत अच्छे शोध पत्र को लिखने में जिन जिन मुख्य बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए उनमें से अधिकतर बिंदुओं की हम चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक बार उसको दोहराते हैं, जो मेन एम्फेसिस है कि डिस्कशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्कशन पार्ट एक 3 गुना होना चाहिए इंट्रोडक्टरी पार्ट का, कम से कम बड़े बड़े प्रतिष्ठित विद्वानों ने। दूसरी बात जो कि एक सार के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं, इफेक्ट साइज को हम सम्मिलित करें, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के आधार पर हम निर्धारित करेंगे कि हमारा जो एक शोध पत्र कितना गुणवत्तापूर्ण है उसका निर्धारण होगा, उसको सम्मिलित करें। और आवर दिस लैंग्वेज शुड बी वर्ब हैवी इंस्टेड ऑफ नाउन हैवी, और सही रिसर्च डिजाइन का, सही शोध विकल्प का चयन करें। और since the same study can be conducted by using different designs and different statistical tools, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का हम ध्यान दें कि सही उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग करें, चाहे वो पैरामेट्रिक की श्रेणी से हो, नॉन पैरामेट्रिक की श्रेणी से हो, और दैट टेक्निक शुड बी फुल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, वो टेक्निक स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से परिपूर्ण हो। तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, यदि कोई प्रतिभागी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहता है, ही और शी में आस्क, और जो भी एक YouTube पर या दूसरे लाइव कहीं है वहां पर अगर मैसेज के माध्यम से कोई भी प्रतिभागी प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, and I express my sincere thanks to each and every unit associated with this organization। और भविष्य में भी मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। किसी भी एकेडमिक एक्टिविटी में कोई भी शैक्षणिक गतिविधि हो, उस शैक्षणिक गतिविधि में मेरी सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। ओवर टू द ऑर्गेनाइजर्स प्लीज। Thank you very much, sir. It was really enlightening lecture. And you have given an in-depth study about the research and how to write a very nice research paper. And I hope that all the participants have gained vast knowledge about this. You have discussed about the variables, you have discussed about the statistical data, you have discussed about the quantitative and qualitative research. And to analysis about your lecture, first of all, I would like to invite Professor Geeta Chaudhary ma'am to give her comment on your topic, and then we will invite the questions which will be conducted by Geeta Chaudhary ma'am. Please welcome ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बहुत छोटी सी बात से बड़ी बात शुरू करती हूँ। मैंने जब सर से कांटेक्ट किया तो सर मणिपुर में थे, नो नेटवर्क, और जब मैंने सर से बोला कि सर आपको तो हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन पे ही सुनना चाहेंगे, तो मुझे भी मालूम था कि सर का जवाब यही आने वाला है कि मैडम ये बहुत वाइड एरिया है, क्या टच करना है आप मुझे बताइए। मैंने कहा सर जो सबसे ज्यादा दुखती रगा उस पे हाथ रखिएगा। तो सर ने बिल्कुल वही टच किया है कि जो कैस है, एपीआई है, और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो फैकल्टी का दर्द है वो बिल्कुल सर उसको ऐसे टच करके चल रहे थे कि जैसे किसी मरीज को डॉक्टर मिल गया हो। और बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे बिंदु थे जो मैं बिल्कुल इतना मतलब एक होता हिप्नोटाइज होके सुनना किसी लेक्चर को, और मैं उसको बिल्कुल ऐसे सुन रही थी। और सर ने बिल्कुल कि कैसे आप एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, कैसे आप रिसर्च डिजाइन के साथ जाएंगे, और कैसे वहां से आप जो है जनरली अभी एक मेरी कुलीग है जुड़ी हुई है एफडीपी से, वो एक बच्चा आता है और कहता है मैडम मैंने इतने पेपर का इंट्रोडक्शन लिख लिया है, क्या ये बहुत है? तो क्वेश्चन मतलब बच्चे के लेवल से सही हो सकता है, लेकिन हमें बड़ा अजीब लगा कि साइज
इंट्रोडक्शन का साइज जो है क्या चीज डिसाइड करेगी। या एक बच्चे ने फिर नेक्स्ट डे मेरी स्कॉलर वो कहती है मैडम मैंने डिस्कशन और फाइंडिंग्स इतने पेपर के लिख लिए पेजेस की, कितने पेजेस का होना चाहिए। तो सर वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बिल्कुल हर उस चीज को छू रहे हैं जो बच्चा जानना चाहता है, जो फैकल्टी जानना चाहती है। और जैसे कि आपने कहा कि क्या जो साइटेशन है, रेफरेंसेज है, अगर हमने इसे इंट्रोडक्शन में ले लिया है तो क्या हम इसे डिस्कशन में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज थी जो मतलब आनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। मैं इसमें मानती हूँ सर कि जरूर आपने बताया डेफिनेटली आएगी, और बहुत सारी चीजें आपने ऐसे नहीं बताई है, विद एग्जाम्पल है और विद जो भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है उसके आधार पर आपने सब कुछ बताया है। मेरे ख्याल से दो यहाँ पे डिफर हो जाती है, वहां पे हम केवल उसको केवल एक साइटेशन के बेस पे ऐड करते हैं, लेकिन जब हम उसको फाइंडिंग में लेके जाते हैं तो वहां पर हम उसको जो हमारी स्टडी है उससे कनेक्ट करके हम उसका फाइंडिंग या कंक्लूडिंग लाइन लिखते हैं कि सो एंड सो सेड दैट, सो एंड सो मेंशन दैट एंड आवर स्टडी गो विद दिस और नॉट गो विद दिस। तो बिल्कुल इतनी बहुत सारी बातें आपने टच की हैं, रिसर्च डिजाइन कैसा और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल दुखती रग है कि जो प्लाजियरिज्म का जो सबसे बड़ा कोज है वो लैंग्वेज है। कि जो लैंग्वेज की हमारे टीचर्स के पास कह लीजिएगा कि सोशल साइंसेस के लोग जो हैं उनके पास इतना ऑथेंटिक लैंग्वेज नहीं है या एकेडमिक लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर इसी बात पे जो है रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो है वो इधर से कॉपी कर पेस्ट मारते हैं। तो प्लाजियरिज्म का जो बहुत बड़ा कोज है वो लैंग्वेज भी है, कि जो लैक ऑफ लैंग्वेज है हम में वो उसकी वजह से भी आता है। और बहुत सारी चीजें सर ने टच की हैं, पर मुझे जो बहुत अच्छा पॉइंट्स लगा उसमें एक ये भी है जो मैंने कहीं आज तक नहीं सुना था या पढ़ा था, यूज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ पावर स्टैंड अबाउट द क्राउड। कि इस संदर्भ में मेरी एक लाइन है कि टॉप इज ऑलवेज ब्लैंक, और जब तक आप वहां नहीं उस चीज को नहीं सोचोगे जब तक आपकी अच्छे जो पब्लिकेशन है उसमें जगह नहीं मिलेगी। और दूसरा आपने कहा कि सर कैलकुलेट वैल्यू, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रांड है तो बिकता ही है, ब्रांड के साथ अगर कोई कमी भी होगी तो वो भी ब्रांड के नीचे दब जाती है और वो बिकती है। तो बहुत सारी चीजें सर ने कवर की हैं और सच में ये ऐसा था कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन आज हमारा टाइटल था, जो कि मैं मानती हूँ कि पूरा एफडीपी का इस पे अलग से एफडीपी रन की जा सकती है, लेकिन सर ने कहाँ से शुरू करके मतलब जब आप अच्छा रिसर्च पेपर लिखेंगे तो वहीं से सर ने बताया कि आपको अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और तब जो है आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख पाएंगे। सर थैंक यू वेरी मच। मेरे पास बहुत वर्ड्स नहीं है आपकी इस प्रेजेंटेशन के लिए। हम पहले भी अपनी एफडीपी में आपका जो है लेक्चर सुन चुके हैं और बहुत सारे उस पे कमेंट अभी भी चलते हैं, और हमारे एफडीपी का जो यूट्यूब के उस पे लिसनर हैं या जो उसको देख रहे हैं बहुत सारे हैं। तो इसी के साथ क्योंकि बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ कॉलेज से भी और यूट्यूब से भी, तो अगर किसी का भी क्वेश्चंस है तो मैं चाहूंगी कि सर अभी अवेलेबल है। हालांकि सर बहुत बिजी शेड्यूल निकाला है, इसीलिए हमको ये प्रीपोन करना पड़ा है। सर की मीटिंग है ईसी की, बहुत बिजी है सर। अनीता मैम ने जैसे बताया कि मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो इस यूनिवर्सिटी में है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल हंगर जो होती है वो आदमी को मजबूर कर देती है कि मुझे इस चीज को प्रायोरिटी देनी है। तो मैं जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर किसी का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो गीता, एक मेरी स्कॉलर बैठी हुई है, वो कुछ सवाल करना चाहती है। गीता, डॉक्टर गीता चौधरी मेरी स्कॉलर है, वो यहाँ मेरे पास बैठी हुई है, वो एक क्वेश्चन रखना चाहती है, तो मेरे से रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून, बताओ। सर रिसर्च पेपर के लिए या फिर थीसिस के लिए, अपनी जो पीएचडी की थीसिस है उसके लिए ये सवाल है कि उसमें हाइपोथेसिस जरूरी है या नहीं, क्योंकि हमने एमफिल किया था उसमें भी हाइपोथेसिस नहीं थी। तो कई बार ये होता है कि हाइपोथेसिस बहुत जरूरी है, हाइपोथेसिस नहीं है। कई सेमिनार्स वेबिनार्स हम अटेंड कर चुके हैं, तो ये इशू रहता है। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है कि हम हाइपोथेसिस रखें या ना रखें, या उनसे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है या नहीं। बेटा, जो इन्फरेंशियल स्टडीज का यदि हम उपयोग करते हैं उस दशा में हमें हाइपोथेसिस रखनी चाहिए, पहली बात। और कुछ ऐसे अध्ययन है जिसमें हाइपोथेसिस संभव ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि नॉर्मेटिव स्टडीज है या प्रोफाइल स्टडीज है, तो प्रोफाइल स्टडीज में क्या हाइपोथेसिस है?
You may include, you may not include, but it is advised by the eminent scholars that if you are going to conduct any study and you are going to analyze the data by using inferential statistics, in that case you should formulate hypothesis. पहली बात. लेकिन hypothesis में जो गलती होती है कि there should be a strong base to formulate hypothesis. for example हम आमतौर पर null hypothesis रख देते हैं. तो null hypothesis ऐसा नहीं है कि जहां भी हम null hypothesis तो most appropriate वही है कि when there is no evidence, no study is conducted earlier, कि you are not having a strong base, क्योंकि literature is based to formulate hypothesis. हाँ, परिकल्पना का निर्माण करेंगे जो कि हमें डायरेक्शन प्रदान करेगी, हमें लेकर चलना चाहिए. ये क्योंकि अंजू भी वहीं से बिलोंग करती है जहां से मैंने किया है, तो ये प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट में आती है. मेरे डिपार्टमेंट में तो बहुत बार क्या हुआ था कि एमफिल में हमने भी नहीं हाइपोथेसिस लिखा था, लेकिन पीएचडी में फिर हमें उसमें हाइपोथेसिस मेंशन करके हम चले थे, क्योंकि बहुत बार लॉजिकल चीजों के साथ नहीं जाते हैं. जब इंटरव्यू में हम अपीयर होते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन यही आ जाता है कि वेयर इज हाइपोथेसिस. तो मेरे ख्याल से लेकिन मैडम मल्टीपल, जैसे कि मैं कुछ देख स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितने भी थीसिस या रिसर्चेस देखता हूं, दे फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस और उसी वेरिएबल से संबंधित दे फॉर्मुलेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस आल्सो. वी शुड अवॉइड दिस. yes. I think Anju got the answer. Yes sir. Thank you. हाँ, कोई अन्य प्रतिभागी यदि कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो. आवेश जी हैं हमारे साथ. जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उतनी ही हाइपोथेसिस जरूरी है या फिर कम ज्यादा हो सकती है? हाँ मैम, जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उतनी ही हम हाइपोथेसिस रखें या फिर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है? उसके लिए जितने क्वेश्चंस से उसको कोरिलेट न करके ना, हमारे द हाइपोथेसिस शुड बी प्रॉब्लम स्पेसिफिक. देखिए हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी, इफ वी क्लासिफाई हाइपोथेसिस, यदि परिकल्पना का हम वर्गीकरण करते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है, बेस्ट वे टू राइट द हाइपोथेसिस वी शुड इंक्लूड ऑपरेशनल हाइपोथेसिस. ऑपरेशनल हाइपोथेसिस मींस द हाइपोथेसिस व्हिच इज स्पेसिफिक टू योर स्टडी. तो आजकल जो चलन है वो ऑपरेशनल हाइपोथेसिस का है. और रहे आपके क्वेश्चन की बात कि क्वेश्चन वाइज हो, वेरिएबल वाइज हो, एक कॉमन हाइपोथेसिस भी ले सकते हैं और उसको मान लो सपोज यू इंक्लूडेड 10 वेरिएबल्स, मान लो 10 वेरिएबल्स 10 चर हैं, उन 10 चरों का अलग अलग परिकल्पना का भी निर्माण कर सकते हैं. देयर इज नो स्टैंडर्ड रूल. ऐसा कोई रूल रेगुलेशन, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए. हाँ, मेरे ख्याल से सर ये शायद जितने भी हमारे पास हम वेरिएबल्स ले रहे हैं और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप हम चेक करना चाह रहे हैं, वही हाइपोथेसिस का पार्ट बन जाएगा. यस, एनीबॉडी एल्स? एक क्वेश्चन मुझे यूट्यूब में दिख रहा है गीता. हाँ Chat बोलिए. पर हेल्थ 360 करके डॉक्टर जसप्रीत कौर का है. शुड बी राइट डिस्कशन बेस्ड ऑन ईच टॉपिक ऑफ रिसर्च सर? मैडम प्रश्न स्पष्ट नहीं है, क्या बताया? ये किसी मैडम डॉक्टर जसप्रीत कौर ने लिखा हुआ है, शुड बी राइट डिस्कशन बेस्ड ऑन ईच टॉपिक ऑफ रिसर्च. Each topic of, what do you mean by each topic of research? Topic will be a single, title will be a single. If you want to publish a paper, the title will be a single. तो टाइटल वाइज तो नहीं, उस टाइटल पर आधारित डिस्कशन होगा. आई थिंक जसप्रीत जी को अपना आंसर मिल गया होगा. शायद जसप्रीत जी वो बात करना चाह रही है कि डिस्कशन पार्ट केवल रिसर्च पेपर में नहीं, डिस्कशन पार्ट तो थीसिस में भी होगा ना. यदि थीसिस का एक शोध ग्रंथ का डिस्कशन पार्ट है, उस दशा में मैडम से मैं कहना चाहूंगा कि यस, अच्छा वो रहेगा कि वेरिएबल वाइज डिस्कशन करें तो ज्यादा अच्छा है. थैंक यू सर. एक गीता नूर का भी दिख रहा है क्वेश्चन यूट्यूब पर. जी.
Which style form are best for the reference in paper or journals? वो तो सर ने बताया। ये बड़ा एक बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक मेजर इशू है मैडम। पहली बात तो ये है कि एवरी जर्नल हैज इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग रेफरेंसेस, जहां तक है पहली बात। यदि फिर भी कुछ ऐसे जर्नल्स मिल गए आपको, मान लीजिए कि जिन्होंने अपना स्टाइल नहीं, इन दैट केस we should use the universally accepted styles, and out of all universally accepted styles I have discussed about the one that is APA, American Psychological Association Reference Guide है, 2021 में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा जर्नल हो जिसने कि स्पेसिफाई ना किया हो एक रेफरेंस राइटिंग का। ठीक है सर, थैंक यू। अनीता मैडम या कोई भी प्रतिभागी जो जुड़े हुए हैं, यदि इनका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर का हालांकि टाइम हो रहा है, सर मुझे लग रहा है बार बार घड़ी देख रहे हैं। आई थिंक इधर भी कोई क्वेश्चन नहीं है गीता। हाँ, क्या कह रहे हैं मैम? अब कोई क्वेश्चन नहीं है यूट्यूब पर। Thank you, Geeta ma'am. Thank you, Rajiv sir, for answering all the queries asked by our learners. And they are really very keen to talk to you, but we have a shortage of time. And within stipulated time, you have sufficiently asked all the questions, and whatever problems has been raised by the participants, you have given the perfect answer to all of them. So from the bottom of my heart and from the core of my college, I would like to thank you. And for formal thank you, I would like to invite our coordinator of the program, Professor Lieutenant Lata Kumar ma'am, to kindly give the vote of thanks. Lata ma'am. Thank you, Anita. 7 दिवसीय FDP के हमारे आज के चौथे सत्र में प्रोफेसर राजीव चौधरी जी, डीन फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े, और आपने रिसर्च एंड पब्लिकेशन पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। और मुझे लगता है जिन लोगों ने भी इस व्याख्यान को सुना होगा या बाद में भी देख पाएंगे, वो सभी इससे बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि शोध एक ऐसा विषय है जो किसी ना किसी रूप में हम सभी के सामने। क्या मैं ठीक चल रहा है अनीता? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, कुछ मेरी स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रही है सब। ठीक, क्योंकि शोध एक ऐसा विषय है जिसमें क्वेश्चन से ही शुरू होता है, तो उसमें प्रश्नों का बना रहना स्वाभाविक मैडम है। डॉक्टर अनीता गोस्वामी जी ने अपना स्क्रीन को शेयर कर दिया है। जी, वो इसी वजह से स्क्रीन कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ। आई थिंक तो महाविद्यालय परिवार की तरफ से, चूंकि हमारा ये 7 दिवसीय कार्यक्रम IQAC शहीद मंगल पांडे राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय मेरठ और शोभित विश्वविद्यालय मेरठ के कोलैबोरेशन में संचालित हो रही है, इसलिए इस मंच से मैं शोभित विश्वविद्यालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर अंजू सिंह मैडम का, हमारे आज के एक्सपर्ट स्पीकर प्रोफेसर राजीव चौधरी जी का, हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर अनीता गोस्वामी, आयोजन सचिव प्रोफेसर गीता चौधरी, और हमारे इस मंच से जुड़े हुए महाविद्यालय परिवार के सभी साथियों, वर्चुअल मंच से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिभागियों, हमारे प्रत्येक कार्यक्रम की रिपोर्ट को बहुत ही तन्मयता के साथ तैयार करने वाले हमारे साथियों और उनको ऑर्गेनाइज कर रही डॉक्टर ज्योति चौधरी मैडम, और मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह हमारा ये कार्यक्रम सफलता को प्राप्त कर सके, और चूंकि कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों का किसी न किसी तरह से नवोन्मेष के प्रति उन्मुखन है, तो हम इस उद्देश्य में सफल हों, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सभी का आभार, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much.